सर्दियों की धुंधली सुबह थी। शहर के बाहर स्थित वह पुराना बंगला जैसे समय की धूल में दबा हुआ प्रतीत हो रहा था। तीन दोस्त आरव, माया और विवेक शहर के हलचल से दूर कुछ रोमांचक करने के लिए वहां पहुंचे। बंगले के चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। माया ने बंगले के मुख्य द्वार की जंग लगी हुई कुंडी को खिसकाया और धातु की चिरपिंग आवाज ने एक अजीब सनसनाहट पैदा कर दी। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी, जैसे कि कोई उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे की दीवारों की ओर इशारा किया। दीवारें जर्जर थीं और पुराने फ्रेम में कुछ अजीब चित्र लटके थे। चित्रों में मानवीय आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट और डरावने थे। हर चित्र को देखते ही एक सर्द एहसास हृदय में फैलता। माया ने धीरे से कहा, ये चित्र जैसे हमें देख रहे हैं। विवेक ने इसे सिर्फ उनका मनोवैज्ञानिक डर बताया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ से एक चित्र हटाने की कोशिश की, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों के कदम ठिठक गए। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। आरव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन बैटरी अचानक खत्म हो गई। अंधकार ने पूरा कमरा घेर लिया। उसी समय ऊपर से एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे धीरे कदम रखे हों। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए, उसने फुसफुसाया। विवेक ने कोशिश की कि वह सबको शांत करे, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहा, कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई उभर कर खड़ी हो गई। तीनों की सांसें रुक गईं। परछाई धीरे धीरे उनके पास आई। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श मानो चिपक गया हो। माया ने चिल्लाया और अचानक परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ माया को छूने वाले थे, परछाई गायब हो गई। कमरे में केवल एक सन्नाटा और ठंडी हवा रह गई। तीनों ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ जर्जर दीवारों का नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शापित आत्मा का निवास स्थान है। आरव ने सुझाव दिया कि उन्हें ऊपर के कमरे की जांच करनी चाहिए। शायद वहां कोई सुराग मिले कि यह घर क्यों शापित है। तीनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श की लकड़ी करकराई, जैसे घर खुद उन्हें रोकना चाहता हो। सीढ़ियां एक छोटे हॉल में खुलीं। वहां कमरे के बीचों बीच एक पुराना माला पड़ा था और उसके चारों ओर अजीब आकृतियों में मोमबत्तियां जलाई गई थीं। माया ने देखा कि दीवारों पर लाल रंग की कुछ लकीरें खींची हुई हैं और उनमें मानवीय हाथ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। विवेक ने माला उठाई और पास के खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से बाहर अंधेरा और गहरा जंगल था। अचानक बाहर से किसी ने धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा, आरव, माया, विवेक। तीनों की गर्दनें सर्द हवाओं में कांप उठीं। यह आवाज इतनी प्राकृतिक और वास्तविक थी कि वे समझ ही नहीं पाए कि यह जंगल की हवा है या किसी आत्मा की पुकार। आरव ने कहा, हमें अब तुरंत इस जगह से भागना होगा, यह सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, उन्हें लगा कि घर बदल गया है। वही हॉल अब लंबा और खूंखार हो गया था। दीवारें जीवित लग रही थीं, जैसे उनकी ओर बढ़ रही हों। माया चिल्लाई, हम फंस गए हैं। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। आरव ने खिड़की से कूदने का प्रयास किया, लेकिन खिड़की भी अब उनके लिए मौजूद नहीं थी। तीनों महसूस करने लगे कि यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी है, जो हर कदम पर उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। तीनों दोस्तों को जैसे ही एहसास हुआ कि घर सचमुच जीवित है, उनका डर और बढ़ गया। हर दीवार पर अब मानवीय आकृतियां उभरने लगी थीं, जैसे घर उनकी हर हलचल को देख रहा हो। आरव ने जोर से कहा, हमें अब कुछ ठोस योजना बनानी होगी। यह घर सिर्फ अंधेरा और डर नहीं है, इसमें कुछ शापित शक्ति है। माया ने हिम्मत जुटाते हुए सुझाव दिया कि वे घर के पुराने तहखाने की जांच करें। उनके मन में अजीब आशंका थी कि शायद वहां से उन्हें कोई सुराग मिल सके। सीढ़ियां उतरते समय फर्श के लकड़ी के तख्त लगातार चरमराते थे। जब वे तहखाने के द्वार तक पहुंचे, तो वहां जंग लगी लोहे की भारी दरवाजे ने उनका स्वागत किया। आरव ने दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही वह खुला, ठंडी हवा और भी तीव्र हो गई। तहखाने का अंधेरा इतना गहरा था
कि उनकी आंखें भी उसे चीर नहीं सकती थीं। विवेक ने टॉर्च की रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी चली, अंधकार में एक आकृति झूलती हुई उनके सामने आई और गायब हो गई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने में चलते हुए उन्हें पुरानी किताबों और बिखरे हुए दस्तावेजों का ढेर मिला। माया ने देखा कि एक किताब खास तरह से जला हुआ और उसके किनारे जलकर कुरूप हो गए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें कुछ अजीब चिन्ह और शब्द थे जिन्हें पढ़ना लगभग असंभव था। आरव ने उसे उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि यह घर 200 साल पहले एक शक्तिशाली जादूगर का निवास था, जिसने अपने मृत बच्चों की आत्माओं को यहां बंद कर दिया था। जैसे ही तीनों यह पढ़ रहे थे, तहखाने की दीवारों से अचानक सिसकियां सुनाई दी। आवाजें मानवीय लग रही थीं, लेकिन उनकी तीव्रता और लगातार बदलते स्वर ने यह साबित किया कि यह सिर्फ यादें नहीं, बल्कि जीवित आत्माएं थीं। माया ने कांपते हुए कहा, वे हमें देख रही हैं और यह चाहती हैं कि हम कभी बाहर न जाएं। विवेक ने पलटकर देखा तो दीवार पर धुंधली परछाइयां उनके इर्द गिर्द घूम रही थीं। आरव ने अपनी धड़कती हृदय को संभाला और कहा कि उन्हें किसी तरह घर के पुराने मंदिर तक पहुंचना होगा, जो तहखाने के अंदर छुपा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि जादूगर की शक्तियां वहीं केंद्रित थीं। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की हिल रही है, मानो घर खुद उनकी चाल का विरोध कर रहा हो। हर कदम पर फर्श से झनझनाहट और दरवाजों की खड़खड़ाहट उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक मंदिर के दरवाजे के सामने उन्होंने एक बड़ा दर्पण देखा। दर्पण में उनके प्रतिबिंब नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वहां जादूगर और उसके बच्चों की विकृत परछाइयां थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। आरव ने धीरे से पूछा, यह कैसे संभव है? तभी माया ने देखा कि दर्पण की सतह पर कोई लाल स्याही जैसी तरल झिलमिला रही थी और उसमें शब्द बन रहे थे, तुम हमारे बिना नहीं जा सकते। विवेक ने जोर से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह अटक गया। तभी मंदिर के अंदर की मम्मी जैसी आकृतियां जीवित हो उठीं। उनके हाथ, पैर और चेहरे विकृत लेकिन डरावने थे। आरव ने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया और माया के हाथ पकड़े। वे तीनों एक साथ मंदिर के अंदर घुसे। अंदर केंद्रीय स्थान पर एक प्राचीन पेंडेंट रखा था, जो गहन लाल रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, चारों ओर हवा तेज हो गई और एक गहरी गर्जना सुनाई दी। जादूगर की शक्ति सक्रिय हो गई थी। जैसे ही पेंडेंट हाथ में आया, अचानक घर की दीवारों पर हजारों चेहरे उभर आए। उनकी आंखें जीवंत थीं और उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं। माया ने देखा कि पेंडेंट की रोशनी उन पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि इससे घर की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। विवेक ने फुसफुसाया, हमें इसे सही तरीके से वापस रखना होगा, या यह घर हमें कभी नहीं जाने देगा। आरव ने फैसला किया कि वे पेंडेंट को उसी स्थान पर रखेंगे जहां वह पाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए उन्हें जादूगर के बच्चों की आत्माओं से संवाद करना होगा। अचानक कमरे में हल्की हंसी गूंजी और तीनों की सांसें तेज हो गईं। बच्चों की परछाइयां उनके सामने आईं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ दुहक और भय था। आरव ने धीरे धीरे कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। जैसे ही उन्होंने पेंडेंट वापस रखा, बच्चों की परछाइयां धीरे धीरे धुंधली हो गईं और गायब हो गईं। घर में अचानक शांति का माहौल छा गया। लेकिन जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, पीछे से दरवाजों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट ने उन्हें याद दिलाया कि यह घर पूरी तरह नहीं सुधरा। यह केवल अस्थायी शांति थी। घर में अस्थायी शांति के बावजूद तीनों दोस्तों को पता था कि यह खत्म नहीं हुआ। आरव ने कहा, हमें पूरी तरह यह समझना होगा कि जादूगर ने क्यों यह घर शापित किया, तभी हम सुरक्षित बाहर जा पाएंगे। माया ने हिम्मत जुटाते हुए तहखाने की पुरानी किताबों की ओर इशारा किया। विवेक ने कहा, अगर हम पीछे हटेंगे तो यह घर हमें कभी जाने नहीं देगा। हमें इसका सामना करना होगा। तीनों ने डर को अपने ऊपर हावी न होने दिया।
और घर की गहराई में आगे बढ़े। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें जादूगर का भव्य लेकिन भयानक चित्र दिखाई दिया। चित्र में जादूगर अपने मृत बच्चों के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में एक अनसुलझी क्रोध और दुहक की चमक थी। अचानक चित्र की आंखें हिलने लगीं और कमरे में एक ठंडी हवा का तूफान उठ गया। माया ने देखा कि चित्र से निकलती धुंध घर के कोनों में फैल रही थी और दीवारों को जीवंत बना रही थी। आरव ने किताब में पढ़े गए मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र जैसे जैसे हवा में फैलते गए, घर की दीवारों पर उभरती परछाइयां डर के साथ पीछे हटने लगीं। लेकिन तभी एक गहरी गर्जना हुई और जादूगर की प्रेतात्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल और हाथ लंबा खिंचाव लिए हुए थे। वह बोला, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम्हारा अंत होगा। तीनों ने एक साथ कदम रखा। आरव ने पेंडेंट हाथ में लिया और जोर से जादूगर की आत्मा की ओर उठाया। माया ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और विवेक ने घर के अंदर के पुरानी मोमबत्तियों को सही आकृति में रखा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, पेंडेंट से तेज रोशनी निकली और जादूगर की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करने लगी। घर की दीवारें हिल रही थीं, फर्श टूट रहे थे और छत से धूल और मलबा गिर रहा था। जादूगर की चीखें हवा में गूंज रही थीं और बच्चों की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं। अचानक बच्चों ने जादूगर की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पेंडेंट की चमक ने जादूगर को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी और निर्णायक लड़ाई है। यदि वे सफल नहीं हुए तो घर उन्हें हमेशा के लिए निगल लेता। कुछ मिनटों की तीव्र संघर्ष के बाद जादूगर की आत्मा एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। घर के भीतर का अंधकार फट गया और हल्की रोशनी फैल गई। बच्चों की परछाइयां अब शांति की मुद्रा में खड़ी थीं और उनकी आंखों में पहले का दुहक और क्रोध नहीं था। आरव, माया और विवेक ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, उन्होंने महसूस किया कि घर ने उनका मार्ग बदल दिया है। सीढ़ियां उनके लिए संकीर्ण और लंबी लग रही थीं। दरवाजा सामने था, लेकिन वह दूर और असंभव सा प्रतीत हो रहा था। माया ने कहा, शायद यह घर हमें हमेशा याद रखेगा, चाहे हम बाहर निकल जाएं। विवेक ने सिर हिलाया, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं, हमें बस एक साथ रहना है। तीनों ने हाथ थामकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया और वे उजाले में बाहर निकल आए। ठंडी सुबह की हवा उनके चेहरे पर पड़ी। बाहर से देखा तो घर वैसा ही पुराना और जर्जर लग रहा था, जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। लेकिन तीनों जानते थे कि अंदर उन्होंने जो सामना किया वह जीवन भर उनके साथ रहेगा। आरव ने पेंडेंट अपने बैग में रखा और कहा, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। यह घर फिर कभी किसी के लिए खतरा बन सकता है। माया ने सिर हिलाया और विवेक ने शांत होकर कहा, हमें शायद इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जीना भी जारी रखना होगा। तीनों दोस्त शहर की ओर लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूरी तय कर चुके थे, आरव की नजर पीछे गई। घर की खिड़कियों में हल्की सी धुंध फिर उभर रही थी और किसी ने धीमे स्वर में पुकारा, तुम फिर आओगे। तीनों दोस्तों की सांसें फिर से तेज हो गईं। उन्हें समझ में आ गया कि यह शांति अस्थायी थी और छाया का घर हमेशा उनका पीछा करेगा।